मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9th एनसीईआरटी की बुक क्षितिज भाग 1 का पाठ ल्हासा की ओर जो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखा गया है इसके बारे में बताऊंगा। इस पाठ के माध्यम से आपको राहुल जी की तिब्बत यात्रा का वर्णन किया गया है। तिब्बत यात्रा के दौरान जो दुर्गम रास्ते हैं उसका चित्रण लेखक के द्वारा किया गया है। साथ ही तिब्बत की जो सामाजिक स्थिति है और वहाँ महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में भी आप जानेंगे कि किस तरह की स्थिति है वहाँ पर। और साथ ही साथ तिब्बत में जो पुलिस विभाग है, प्रशासन है, न्यायपालिका है, उसकी जो स्थिति है इस समय उसका भी वर्णन किया गया है। भारतीयों को तिब्बत यात्रा का उस समय मनाही थी यात्रा की, उसके बारे में लेखक ने चर्चा की है। बौद्ध धर्म में जिसका उद्गम भारत में हुआ था, लेकिन भारत से पलायन करते हुए या यूँ कहें भारत से बाहरी देशों में वो फैला। लेकिन समस्या ये उत्पन्न हुई कि बाहरी आक्रमणकारियों के द्वारा बौद्ध धर्म के साहित्य को नालंदा विश्वविद्यालय में जब नष्ट कर दिया गया तो भारत के सामने एक चुनौती थी कि हम बौद्ध धर्म के साहित्य को जानने के लिए हमें अनेक देशों की यात्रा करनी पड़ी, जिसमें श्रीलंका है, तिब्बत है, चीन है, रूस है, जापान है, इन देशों की यात्रा करनी पड़ी। और हमारे सुधी साधकों ने, साहित्यकारों ने, चिंतकों ने और अन्वेषकों ने बौद्ध साहित्य का पुनः संकलित किया। तो इस उद्देश्य से राहुल जी ने ये यात्रा की थी। साथ ही साथ वहाँ जो बौद्ध धर्म है वो उसमें कर्मकांड, उसमें कुछ अंधविश्वास, परंपराएं भी शामिल होती जा रही थी। यानी जो बौद्ध धर्म विशुद्ध रूप से एक वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था, धीरे धीरे उसमें अन्य चीज़ों का समावेश होने लगा था, जिसकी झलक हम इस पाठ में हम देख सकेंगे। और राहुल जी के जो ने प्रयास किया तिब्बत जाकर के बौद्ध साहित्य के अध्ययन और अनुशीलन का, वह भी एक काबिल तारीफ़ है। तो इन सब बातों की हम अब सिलसिलेवार चर्चा करेंगे और मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा राहुल जी के बारे में। राहुल जी का जन्म 1893 में पंदहा आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ननिहाल में जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे है, लेकिन 1930 में श्रीलंका जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब इन्होंने अपना उपनाम राहुल सांकृत्यायन रखा और इसी नाम से हिंदी साहित्य में वो प्रसिद्ध हुए। अनेक भाषाओं के जानकार थे, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी। उद्देश्य मैं समझता हूँ सभी का एक ही था कि बौद्ध साहित्य का अध्ययन करना। जो बाहरी विदेशी यात्री यहाँ आए और उन्होंने अपने भाषा में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा, तो उसके मूल भाव को समझने के लिए उन भाषाओं की जानकारी आवश्यक थी। तो इन तमाम भाषाओं के मर्मज्ञ होने के कारण उन्हें महापंडित कहा जाता था। उनकी यात्रा वृत्तांत संबंधी अनेक रचनाएं हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म से साहित्य से जुड़ी हुई रचनाएं लिखी, आप इसमें अध्ययन कर सकते हैं। मूल जो पाठ्यक्रम में आपका टॉपिक दिया हुआ है वो राहुल सांकृत्यायन की जो तिब्बत यात्रा है, उन्होंने एक से अधिक बार यात्रा की वहाँ की, लेकिन यह यात्रा 1929 और 30 के दौरान जो नेपाल के रास्ते उन्होंने यात्रा की थी उसका उल्लेख किया गया है। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, तो उन्होंने एक भिखमंगे के रूप में, एक भिखारी के रूप में, यानी छद्म वेश बना करके यात्रा की और तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का भी इन्होंने रोचक वर्णन किया है। अब हम समय अधिक ना देते हुए मूल पाठ पर आते हैं कि वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था, यानी बाद में जब वो गए हैं तब वो रास्ता खुल चुका था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की सभी चीज़ें इस रास्ते से तिब्बत आया जाया करती थी। यह व्यापारिक रास्ता था और साथ ही सैनिक रास्ता भी था। जगह जगह फौजी चौकियां थी, यानी फौज के रुकने के लिए जगह थी। और ये फौजी चौकियां उन्होंने किले में बनाई हुई थी, यानी जो प्रत्यक्त त्यागे हुए जो किले हैं, फोर्ट हैं, उसमें उन्होंने फौजी चौकियां बनाई थी। और कभी इसमें चीनी पलटन रहा करती थी, यानी चीनी सेना उसमें रहती थी। आजकल फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ कहीं कहीं किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ कुछ घर आबाद दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक प्रत्यक्त यानी त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ चीनी किला था, चीन का,
हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि रास्ते दुर्गम हैं, कठिन हैं और आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ आराम की भी बातें हैं। क्या आराम की बातें हैं? वहाँ उन्होंने समाज में देखा कि जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। जबकि भारतीय संदर्भ में देखें तो ये एक बड़ी समस्या थी उस दौर में भी, और आज भी इसकी अंश बचे हुए हैं, जिससे हमारा समाज संघर्ष आज भी करता रहता है। तो वहाँ जाति पात नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, ऊंच नीच का भेदभाव का आधार ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि कम होगा। न औरतें पर्दा ही करती थी, यानी औरतों को पर्दा प्रथा नहीं थी। तो पर्दा प्रथा से कई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। महिलाओं के अधिकारों का हनन होता है, उन्हें बाहर काम करने की आज़ादी नहीं मिलती, उनकी एजुकेशन भी बाधित होती है इन पर्दा प्रथा से। तो महिलाएं, तिब्बत की महिलाएं इस प्रथा से मुक्त थी। वहाँ अगर बहुत निम्न श्रेणी के या भिखमंगे हैं या कोई चोर है, इसकी कोई संभावना है, तब हो सकता है कि घर के भीतर ना जाने दिया जाए। लेकिन अगर आप सामान्य और भद्र पुरुष में हैं तो आपको अपरिचित होते हुए भी घर के अंदर जाने की अनुमति थी, और आप घर की किसी महिला सदस्य, वो बहू और सास कोई भी हो सकती है, उसे आप अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, आप अपने लिए चाय बनवा सकते हैं, और मक्खन और सोडा और नमक दे दीजिए तो वह आपको चाय कूट करके दूध वाली चाय बना करके आपको दे देगी। तो ये एक विश्वास का भाव था उस वहाँ के समाज में, ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर लगता है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जा कर के चौंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं, और चाय का रंग तैयार हो जाने पर नमक मक्खन, तो ये एक चाय का प्रकार भी हो गया कि नमक मक्खन डाल करके चाय को तैयार करना चाय का एक प्रकार है। और दूसरा साथ ही ये है कि वहाँ विश्वास का भाव इतना अधिक है कि आप आसानी से जा सकते हैं, किसी के घर में, किसी के किचन तक आपकी पहुँच आसानी से है। प्रत्यक्ष चीनी किले से हम जब चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया, यानी हम इसके आधार पर ये अर्थ लगा सकते हैं कि उस समय रास्ते में चलने के लिए आपको टैक्स अदा करना पड़ता था, कर अदा करना पड़ता था, या फिर आपको वहाँ की सरकार से आपको अनुमति दी गई हो। तो उन्होंने वो दोनों चिटें दे दी जो उन्हें थोला के पहले आखिरी गांव में पहुँच गए थे वो। तो वो चिटें एक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी की गई थी, जो लेखक के मित्र जो सुमति हैं आगे आएंगे, उनके माध्यम से वो उन्हें पर्चियाँ मिली थी। चिटें मीन्स पर्चियाँ मिली थी, यानी अनुमति पत्र आप कह सकते हैं। तो वो उसके माध्यम से वो वहाँ पहुँच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति एक मंगोल भिक्षु है जो उन्हें यात्रा के दौरान मिला और उससे मित्रता हो गई, और वो उसके परिचित वहाँ लोग थे क्योंकि वो पहले भी वहाँ जा चुका था। वो एक बौद्ध भिक्षु है, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के संदर्भ में उसने तिब्बत की यात्रा पहले भी की हुई थी, इसलिए उसके परिचित आदमी वहाँ मिल गए। लेखक कह रहा है कि उस समय हमारी जो स्थिति थी, यानी हम भिखमंगे के रूप में थे, भिखारी के रूप में थे, इसके बावजूद भी हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। लेकिन 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते से लौटे, और उस समय भिखमंगे नहीं थे, एक भद्र यानी एक सज्जन यात्री के वेश में थे, घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी। तो क्या मतलब अच्छे आदमी को जगह नहीं देते थे और भिखारियों को दे देते थे? ऐसा नहीं है। उन्होंने एक और स्थिति की ओर संकेत किया है कि उस समय जब हम लौटे, शाम का समय हो चुका था, और वहाँ के समाज में लोग जो देसी शराब है, यानी लोकल है, पेड़ पौधों से जो निकाली जाती है, जिसको छंग बोलते हैं, उसको पीकर लोग बहुत ही कम होशो हवास में रहते थे। यानी वो उस समय अपनी शरीर को संभालने की स्थिति में नहीं है, वो समय मेहमान नवाजी करने की स्थिति में नहीं होते थे। ये उस ओर संकेत किया है। अन्यथा अगर उन्हें भिखारी के रूप में इतना मान सम्मान मिला, इतनी सुविधाएं मिली, तो एक भद्र यात्री के रूप में तो अवश्य ही मिलती। तो उन्होंने कहा कि वो खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश और हवास दुरुस्त रख पाते हैं वहाँ के लोग, इसलिए हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह नहीं मिली। अब हमें सबसे विकट डांडा थोला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। उसकी वजह है उसकी भौगोलिक बनावट, क्योंकि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं है, यानी कोई गांव, कोई कस्बा या एक आध घर कुछ भी नहीं है। और नदियों के तीखे मोड़ हैं, पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक आदमी भी नहीं दिखाई देता है। यानी अगर कोई आदमी यात्रा भी कर रहा है तब भी उसको देखा जाना मुश्किल है, क्योंकि पहाड़ों के कटान से जिस तरह से रास्ते तैयार किए गए हैं।
तो यहाँ पर डाकुओं के लिए ये जगह बहुत सबसे मुफीद है, सुरक्षित है। और तिब्बत के अगर गांव में खून हो जाए, यानी किसी की हिंसा हो जाए, हत्या हो जाए, तो खूनी को सज़ा भी मिल जाए शायद। लेकिन अगर ऐसे दुर्गम रास्तों में, ऐसे रास्तों में अगर कोई हत्या होती है तो उसके लिए सज़ा बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह है कि एक तो कोई आपको गवाह नहीं मिलेगा, और दूसरा स्थिति है कि जो ये डाकू हैं वो पहले किसी की हत्या कर देते हैं, इसके बाद उसका सामान वगैरह तलाशते हैं, क्योंकि उन्हें भी डर है अपने मारे जाने का। क्योंकि तिब्बत के समाज में ना तो पुलिस का कानून है कोई, ना बहुत ही खुफिया तंत्र मजबूत है, वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिलेगा, और पुलिस हथियार रखने की बहुत ही आसानी है, कोई लाइसेंस वगैरह की बहुत कोई कड़ी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए डकैत पहले आदमी को मार डालते थे, उसके बाद देखते थे कि उसके पास कुछ पैसा है या नहीं है। तो डाकू यदि जान से ना मारें तो उन्हें खुद अपने प्राणों का खतरा। गांव में हमें मालूम हुआ कि कुछ समय पहले ही, कुछ साल पहले ही यहाँ एक खून हो गया था, यानी किसी की हत्या हो गई थी। तो शायद खून की हमें उतनी परवाह नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस समय वो भिखारी की स्थिति में थे। जैसे ही देखते किसी को, या उन्हें संभावना होती कि ये डाकू भी हो सकता है या कोई भी, तो जीभ निकाल करके कुची कुची अर्थात दया की भीख मांगने लगते। तो आदमी अगला सोचेगा कि ये खुद ही भिखारी है, इसको क्या मारे, इसके पास होगा क्या। तो ऐसा वो करते थे, जबकि उनके पास से लूटने लायक चीज़ें तो होंगी ही, क्योंकि वो काफ़ी कुछ पैसा लेकर के भी गए थे। आगे एक संकेत मिलता है घटना में। तो इस तरह से वो भीख मांगने लगते और उनका बचाव हो जाता। लेकिन पहाड़ की ऊंचाई चढ़ाई थी, यानी उन्हें अब ऊंचाई से और पहाड़ चढ़ने से अधिक खतरा था, समस्या थी। पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते? और अगला पड़ाव कितना था? 16-17 मील से कम नहीं, यानी 16-17 किलोमीटर से अधिक। मील किलोमीटर से बड़ा होता है। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंगौर तक के लिए हम 2 घोड़े कर लेते हैं, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। तो घोड़ों का किराया भी देना पड़ेगा। इसका मतलब उनकी स्थिति ये इतनी तो थी कि वो किराया दे सकते हैं। फिर उन्होंने किराए पर घोड़े ले लिए और ऊपर की ओर चल पड़े। डांडे से पहले एक जगह उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे, यानी जिस मंजिल पर जाना था वहाँ तक पहुँच गए। अब वो इस समय समुद्र तल से लगभग 17-18 हज़ार फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए थे। जिस जगह वो खड़े थे वहाँ से वो दृश्य का वर्णन करते हैं कि हमारे दक्षिण तरफ, यानी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले आ रहे हैं। तो श्वेत मतलब बर्फ से ढके हुए चोटियाँ जिस दिशा में। तो आप अगर भारत के उत्तर में हिमालय की भौगोलिक स्थिति देखें तो पूरब से पश्चिम की ओर और उत्तर की ओर हिमालय स्थित है हमारा, और ये तिब्बत की ओर जा रहे हैं। तो वहाँ उन्होंने पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद यानी बर्फ़ से ढके हुए शिखर देखे। भीटे की ओर देखने पर पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, यानी ऊंचाई की ओर दीवार नुमा जो पहाड़ थे बिल्कुल नंगे थे, मतलब वहाँ बर्फ़ पिघल चुकी थी और खुले काले पहाड़ दिखाई दे रहे थे। न वहाँ कोई हरियाली थी, क्योंकि बर्फ़ जहाँ ज़्यादा पड़ती है वहाँ हरियाली नहीं उगती, और अब बर्फ़ गल चुकी है तो खुले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी, यानी सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था। अब ये प्रश्न अभ्यास में भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे डांडे के देवता का स्थान था, और वो किस तरह का था? जो पत्थरों के ढेर और जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। पत्थरों के ढेर यानी मूर्ति का कोई आकार नहीं है, जो भी पत्थर रख दिया गया वही देवता का स्वरूप हो गया। जानवरों के सींग पड़े होने और हड्डियों के पड़े होने का मतलब है कि वहाँ बलि प्रथा थी और बलि दी जाती थी। रंग बिरंगी झंडियाँ कपड़े यानी ध्वज पताकाएँ थी। तो ये सब चीज़ हम अनुमान कर सकते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब उतरने में आपको शरीर को ताकत नहीं लगानी है, बल्कि अपने को संभालने में लगानी है कि आप लुढ़क ना जाएं, सीधे गिर ना जाएं। तो चढ़ाई इसके साथ शायद 2-1 और सवार साथी उनके साथ चल रहे थे। लेखक का घोड़ा उस समय धीमे चलने लगा। लेखक ने समझा कि शायद थकावट के कारण ऐसा कर रहा होगा, और दयालु हृदय के कारण से उन्होंने मारना उचित नहीं समझा, और उसका ये नुकसान हुआ कि धीरे धीरे वो पिछड़ गया। और जो उन्होंने लेखक ने तुलना की है दोनों के वस्तुओं से
कि उस तरह से वो घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान पड़ता है कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी इतना स्लो चल रहा है कि उन्हें ये अनुमान ही नहीं हो रहा है कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी बस चल रहा है जैसे तैसे। आप यहाँ जो नाम आया है वो आप देख सकते हैं कि ये स्पेनिश उपन्यासकार सार्वेतेज जो 17वीं शताब्दी के हैं, उन्होंने डॉन क्विक्सोट का जो नायक है, हीरो है, उससे अपनी तुलना की है कि वो मस्ती के चाल में चले जा रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा कि जब ज़्यादा अगर वो जोर देते तो वो और सुस्त पड़ जाता। एक जगह जब वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि 2 रास्ते फूट रहे थे, यानी 2 राह आया। अब उनका जो मित्र था सुमति, वो आगे निकल गया सही रास्ते पर, लेकिन इन्होंने क्या किया कि मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया और 1.5-2 मील आगे निकल गए। आगे जाकर के किसी से पूछा तब पता चला कि आपको लंकोर का रास्ता तो दाहिने वाला था। अब वहाँ से ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट मार लें, उन्हें वापस उसी जगह आना पड़ा जहाँ वो 2 रास्ते फूट रहे थे, और फिर उन्होंने सही रास्ता पकड़ा। तो इस तरह से वो और लेट हो गए। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था, यानी दूरी पर था, और सुमति जो उनका मित्र था वो आगे इंतजार कर रहा था। सुमति मंगोल था, गोरे रंग का, गोरा चिट्टा, रक्त झलकने लगता है चेहरे पर। तो कह रहे हैं कि मंगोलों का मुंह तो वैसे भी लाल होता है, और वो गुस्से में था तो और लाल हो गया। उसने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे होता है गोबर के बने उपले, उसको जला डाला यानी फूंक डाले हैं, और 3-4 बार चाय को गर्म किया। एक तो वैसे ही बर्फीला इलाका, चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, तो ये सोचा मित्र आ रहा होगा थका हारा, उसके लिए मैं चाय तैयार कर दूं। तो कह रहा है मैंने 3-4 बार चाय गर्म कर ली और 2 टोकरी कंडे जला डाले। उन्होंने लेकिन लेखक ने बहुत ही नरमी से जवाब दिया कि मेरा क्या कसूर है मित्र, देखा नहीं मुझे कैसा घोड़ा मिला है, इतना स्लो चल रहा है, इतना धीरे चल रहा है। और कहा कि मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था, वो कहो कि मैं जल्दी आ गया। तो मंगोल जो मित्र है सुमति, उसको गुस्सा जितने जल्दी आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वे अच्छी जगह ठहरे, उन्हें ठहरने की अच्छी जगह मिल गई, क्योंकि जो सुमति के यजमान थे, यानी सुमति जो बौद्ध भिक्षु हैं और उनके अनुयायी हो गए यजमान, तो वहाँ उनकी अच्छी खातिरदारी हुई। पहले उन्हें चाय सत्तू दिया खाने के लिए, और रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, जो चावल मांस आदि से मिला करके बनाया जाता है, वहाँ का खाद्य पदार्थ है, ये चीज़ मिली। अब अगले दिन उन्होंने आगे की यात्रा की। बोलते हैं कि हम अब तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। यानी बीच में टापू, एक पहाड़ी, और चारों तरफ से का मैदान भी, और पहाड़ों की रेंज एक होगी। तो देखने में तो वो वाकई सुंदर दृश्य रहा होगा। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। गिरी माने पर्वत होता है, तिंगरी समाधि गिरी उस पहाड़ का नाम है। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे, यानी उनके अनुयायी थे। वो कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि वो बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी भी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। तो यहाँ इसका तात्पर्य है कि बोध गया बिहार में है, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो वो बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। वहाँ से लाया हुआ एक कपड़ा, उसको वो फाड़ फाड़ के पतली धागेनुमा बत्तियाँ बना लेते थे और वो अपने यजमानों को देते थे। तो यही मैंने शुरुआत में जो उल्लेख किया है कि ये बौद्ध धर्म में कर्मकांडों का और अंधविश्वासों का समावेश हो गया, कि वो एक रक्षा सूत्र के रूप में काम करेगा। जो बोध गया से लाया गया वो गंडा है, ताबीज नुमा। लेकिन अगर वो ख़त्म हो गया तो वो किसी भी कपड़े का वो फाड़ करके और बना लिया और यजमानों को बांट दिया और उनको बांध दिया। वो उसी तरह के काम करता था। तो ये एक मान्यता बन जाती है। बात उसकी ये नहीं है कि वो बोध गया से लाया गया है, कहाँ से लाया गया, वो हमारे विश्वास और मान्यता पर निर्भर करता है। तो वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा कि ये तो हफ्ता भर का समय लगा देगा इधर ही, और लेखक आगे बढ़ने के लिए उतावले थे, वो जाना चाहते थे आगे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें आप भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें
ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। मैंने संकेत किया था कि लेखक के पास पैसे थे। उन्होंने कहा मैं आपकी भरपाई यानी जो आप इधर उधर गंडे बांटेंगे और जो आपको यजमान से पैसा या दक्षिणा के रूप में मिलेगा उसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मीन्स भार वाहक, भार ढोने वाले व्यक्ति, क्योंकि अब इतनी लंबी यात्रा और थकान के कारण से अपना सामान लेकर के भी यात्रा करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला, तो वो अपना सामान उठाकर सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, ऐसा सोचा उन्होंने। अब तेज़ धूप में 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ेगा, और तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। उसकी वजह है कि इलाका बर्फीला है। जब तेज़ सूर्य की रोशनी पड़ती है और उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वो आँखों के लिए भी दिक्कत, और सामने से आपको गर्म कर देगी और पिछला हिस्सा या पीछे से आपको ठंडक महसूस होगी। तो ये गर्मी सर्दी की भी समस्या हो सकती है। उन्होंने कहा भी है कि अगर थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है, क्योंकि धूप की वजह से गर्मी लगी। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं, ललाट माथा धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ़ हो रहा है, ठंडक हो रही है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, हाथ में डंडा लिया। पहाड़ पर चढ़ने के लिए डंडा बहुत ज़रूरी है, अपने आप का संतुलन बनाए रखने के लिए, और पैरों की थकान की वजह से बैलेंस भी बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिसने वैष्णो देवी की यात्रा की होगी वो आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं आज भी। तो यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना यानी भारवाहक ढूंढने का बहाना लेकर वो सेकर बिहार की ओर चलने लगे। यानी बौद्ध मठ है एक सेकर बिहार में। तिब्बत की बहुत सारी ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। यानी उस समय 1929-30 के समय जागीरदारी प्रथा तिब्बत में थी। उस समय भारत में भी जागीरदारी और जमींदारी प्रथा थी। तो इन जागीरों का बहुत हिस्सा मठों के पास है, यानी बौद्ध भिक्षुओं के पास, बौद्ध मठों के पास हैं, यानी उनके जो मंदिर कह सकते हैं हिंदू धर्म के हिसाब से। तो अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार की कुछ खेती है जो स्वयं वो करते हैं, उस पर वो बेगार करवाते हैं। यानी अपने अनुयायियों के द्वारा या उस क्षेत्र की, उस जागीर के क्षेत्र की प्रजा के माध्यम से वो बेगार करवाते हैं, जिसमें बेगार का अर्थ होता है कि जिसमें ज़मींदार अपनी ज़मीन पर यानी भूस्वामी अपनी ज़मीन पर बिना मेहनताना दिए, बिना मजदूरी दिए लोगों से काम कराते थे। ये बेगार प्रथा है, और जो भारत में भी बेगार प्रथा रही है। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, यानी बौद्ध भिक्षु, जो जागीर के आदमियों के लिए किसी राजा से कम नहीं होता था उसकी हैसियत। सेकर की यानी सेकर बिहार की खेती की मुखिया जो थे उनका नाम था नमसे। वो बड़े ही सज्जन पुरुष थे, भद्र पुरुष थे। वे उनसे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष यानी वेशभूषा भिखारी की थी, तो कह रहे हैं कि ऐसा वेश नहीं था कि वो मेरा ख्याल रखते या मुझसे बहुत अच्छे से मिलते, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ऊंची थी। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध धर्म के यानी बौद्ध धर्म की जो अनुवादित प्रतियाँ थी, प्रतिलिपियाँ, ग्रंथ थे, जो हस्तलिखित हाथ से लिखी हुई, यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष से हाथ से लिखित 103 पोथियाँ, 103 ग्रंथ वहाँ रखे हुए थे। लेखक कहते हैं मेरा आसन भी वहीं लग गया, यानी वो वहाँ बैठ गए और वहीं उन पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। वो बड़े बड़े ग्रंथ मोटे मोटे कागज़ पर हाथ से लिखी हुए, सुंदर हाथ से लिखे हुए अक्षरों से बनी हुई थी। एक एक जो पोथी थी यानी ग्रंथ था, पुस्तक थी, उसके 15-15 सेर से कम वजन नहीं होगा। सेर किलो से अधिक वजन का मापक है, तो 15-15 किलो से अधिक वजन की वो पुस्तकें थी। सुमति ने फिर अपने आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। लेखक कहते हैं कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, मतलब पुस्तकें पढ़ने में संलग्न था, उनका मन लग गया था। तो उन्होंने सहजता से ही अनुमति दे दी और सोचा कि ये 2-3 दिन लगेंगे इनको, और ये जब तक वापस आएंगे तब तक वो इनका अध्ययन कर लेंगे। क्योंकि तिब्बत की यात्रा पर जाने का उद्देश्य राहुल जी का यही था, बुद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करना, उनका अनुशीलन करना और बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन तैयार करना। लेकिन यहाँ पर सुमति जो गए वो जल्दी लौट आए और लेखक का अनुमान फेल हो गया। वो दूसरे दिन ही वापस आ गए। उन्हें लगा था कि 2-3 दिन लगेंगे, तो वो उसी दिन दोपहर को बाद चले आए। तिंगरी गांव में वहाँ से बहुत दूर नहीं था, पास ही था।
तो फिर लेखक ने अपना दोनों ने सामान उठाया पीठ पर और भिक्षु नमसे से विदाई लेते हुए ल्हासा की ओर चल दिए, तिब्बत की आगे की यात्रा की ओर चल दिए। यदि आपको इससे अधिक और जानने की इच्छा है तो इनकी जो पुस्तक है तिब्बत की मेरी तिब्बत यात्रा, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि ये पुस्तक का एक छोटा सा अंश है, लेकिन इस अंश में भी आपने काफ़ी चीज़ें जानी, वहाँ का समाज, वहाँ के लोग, वहाँ की दुर्गम यात्रा, पुलिस प्रशासन और साथ ही महिलाओं की जो स्थिति है वो है। आपने देखा बौद्ध विहार की स्थिति कैसी है, वहाँ की खेती कैसे किस तरह से लोग करते हैं और परंपराएं कैसी हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो ये पाठ आपका यहीं समाप्त होता है। प्रश्न अभ्यास में भी आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, मैं आपको संक्षेप में बताना। प्रश्न अभ्यास 1 में आप देखेंगे कि पहली बार जब उन्होंने भिखारी के रूप में यात्रा की तो उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, लेकिन जब वो एक भद्र वेश में यात्रा कर रहे थे तब नहीं मिला। तो पाठ में आया हुआ है कि वहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और बहुत ही सेवा भाव रखने वाले थे, लेकिन लौटते समय शाम के समय वो वहाँ उस गांव में लौटे और शाम के समय लोग छंग पी करके, यानी एक शराब का ही एक प्रकार है, उसको पी करके लोग अपने होशो हवास में नहीं रहते थे, इसलिए वो इनकी खातिरदारी यानी इनका सेवा भाव नहीं कर सके। दूसरा प्रश्न है कि वहाँ हथियार का कानून ना होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता है। तो वहाँ पुलिस प्रशासन की स्थिति अच्छी नहीं है, खुफिया तंत्र मजबूत नहीं है और दुर्गम रास्तों में गवाह भी नहीं मिल सकता है, तो किसी को सज़ा दिलाना बहुत ही कठिन है। लाइसेंस यानी हथियार रखने का कानून ना होने के कारण से कोई भी लाठी डंडे की तरह हथियार रख सकता है, तो वहाँ जान का खतरा बहुत अधिक है। ये प्रश्न नंबर 2 में आप इसको लिख सकते हैं। लंगोर, तो प्रश्न नंबर 3 है, लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से क्यों लेखक पिछड़ गया। क्योंकि जिस घोड़े से वो यात्रा कर रहे थे वो बहुत ही स्लो चल रहा था और बहुत ही धीमा था, ये और जो जितना जोर लगाते वो और धीमा हो जाता, जिसके कारण से ये लेखक से पिछड़ गए, अपने मित्र यानी सुमति से पिछड़ गए। एक जगह 2 रास्ते मिले तो इन्होंने गलत रास्ता ले लिया और 1.5-2 मील तक आगे बढ़ गए और इसके कारण से उन्हें अपने साथियों से के साथ पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 4 में है कि शेखर बिहार में सुमति ने को उनके यजमानों के पास जाने से रोका था, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। तो उसकी वजह ये है कि पहली बार उनके पास पढ़ने के लिए या बौद्ध धर्म के ग्रंथ या कोई कारण नहीं था रुकने का, इसलिए उन्होंने उनको रोका कि आप मत जाइए, आगे की यात्रा करते हैं। लेकिन जब दूसरी बार पहुँचे भिक्षु नमसे के पास तो वहाँ पर उन्हें 103 ग्रंथ मिल गए पढ़ने के लिए, जो उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्हें सुमति को समय दे दिया कि आप जाओ और घूम करके या अपने यजमानों से मिल करके वापस आ सकते हो। प्रश्न नंबर 5 में है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो लेखक को एक तो दुर्गम रास्ते का, ऊंची चढ़ाई, थकान और चूँकि परमिशन ना होने के कारण भिखारियों की वेशभूषा, तो लोगों का व्यवहार भी उतना अच्छा ना रहा होगा और रास्ते की में जो हत्या किए जाने का भय, डाकुओं का भय, ये सारी समस्याएं उनके सामने थी। इन कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। प्रश्न नंबर 6 में है कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो आपने तिब्बती समाज में देखा कि वहाँ जाति पाति नहीं थी, छुआछूत का भेदभाव नहीं था, तो ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। महिलाओं के में पर्दा प्रथा नहीं थी, यानी महिलाओं को आज़ादी थी, लोग एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अपरिचित आदमी को भी अपने घर में आने की अनुमति दे सकते थे और उनके लिए चाय वगैरह बना सकते थे आसानी से, यानी घर की महिलाएं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। तो ये वहाँ के समाज का चित्रण है। तो इस तरह से आप सभी प्रश्न अभ्यास कर लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और मैं अब अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये पाठ समझ में आया होगा, ऐसा मेरी आशा है और विश्वास है मेरे।